वेस्कुलराइज टिश्यू। अब ये जो पूरा नी जॉइंट के अराउंड जितना टिश्यू है और जो नी जॉइंट में है, ये सब वेस्कुलराइज टिश्यू है। ये सब वेसल्स जो हैं वो वेसल्स जो हैं वो इसके अंदर होती है, और ये सारे टिश्यूज जो हैं अपनी न्यूट्रिशंस जो हैं वो वेसल्स के थ्रू ही लेते हैं। वेस्कुलराइज टिश्यू टू इन्फेक्शन। अब क्या है, हमने जैसे कहा ना कि ये जो नी जॉइंट है, ये सेप्टिक आर्थराइटिस की वजह से जो है वो इन्फ्लेम्ड हुआ है, पता है, इसमें जो है ना इन्फ्लेमेशन आई हुई है। तो ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इस नी जॉइंट के अंदर है, समझने के स्ट्रेप्टोकोका वगैरह है। टिश्यू टू infection and damage tissue that brings cell molecule and host defense from circulation to the site where they are needed in order to eliminate offending agent. अच्छा, होता क्या है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है इसमें जितने भी आपके ल्यूकोसाइट्स हैं जो कि आपकी सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, when there is injury or infection like that's knee joint, suppose करते हैं, the inflammatory cells from the circulation reach to the vascularized connective tissue through vessels and degrade and phagocytes the eliminate करते हैं, देखें, eliminate the offending agent by the process of inflammation. अच्छा, एक और जो है ना थोड़ी डेफिनेशन को थोड़ा सा जो है टू द पॉइंट करते हैं कि इन्फ्लेमेशन इज अ लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू। डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन इज अ लोकल रेस्पॉन्स ऑफ द लिविंग टिश्यू वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी। कोई भी वेस्कुलराइज्ड टिश्यू जब इन्फेक्शन होगा या टिश्यू डैमेज होगा, वो जो है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। यूजुअली लोग बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो जो है हार्मफुल एक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स नीडेड फॉर दी सर्वाइवल। मतलब अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर ना हो तो अगर आपको इन्फेक्शन हो, वो आपका सही नहीं होगा और परसिस्ट करेगा, और इट विल लीड्स टू organ damage and so on. And if you have an ulcer or wound at your limbs, they are not recovered if the inflammatory process is not present. Okay. There is a suffix used for inflammation. The suffix used for inflammation is itis, itis. After an organ denote inflammation in that site, like अब जैसे अगर अपेंडिक्स है तो उसकी इन्फ्लेमेशन जो होगी, उसमें अगर आप अपेंडिक्स के साथ ITIS लगाएंगे तो ये शो क्या करेगा, मेडिकल प्रोफेशनल्स उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई इन्फ्लेमेशन है अपेंडिक्स की। कंजक्टिवाइटिस है, इसमें आप देख सकते हैं कि कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन, तो ITIS यूज़ किया है। और इसमें जब भी आप किसी प्रोफेशन से बात करेंगे, मेडिकल प्रोफेशन से, तो वो समझ जाएगा कंजक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। और इसमें भी देखें ITIS और सफिक्स यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी जो है वो मेनिंजेस होती है, ब्रेन की मेनिंजेस, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और उसमें भी ITIS आप देखें कि सफिक्स लगा हुआ है जो कि शो करता है कि मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन। ये एक पिक्चर है बच्चे की जिसमें जो है ट्रॉमा की वजह से बिलो द आई जो है देयर इज़ रेडनिंग हुई है, और ये रेडनिंग जो है, ये सारा रेस्पॉन्स जो है, ये अभी हम आपको बताएंगे कि इट इज़ रेस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये हमने जस्ट इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन की है। अच्छा, फिर जो है साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन।
साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो 4 साइंस हैं, मेन 4 साइन है, और 5th साइन जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन है। अच्छा, जो अर्ली जो है सेल्सियस एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ये 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो डिस्क्राइब किए थे कि व्हेन देयर इज इंजरी दीज देयर इज इंजरी these injury and inflammation, these 4 signs are you usually seen on the inflamed tissue. The first one is rubor, which is redness. You can see that big toe is red, and it's as compared to normal skin, which is white. This big toe, infected big toe, is red. The first sign you see in the inflammation is redness. Then there is swelling. You can see that there is a swelling of the big toe, which is the size of the big toe is increased, and in they call it tumor, which is means swelling. The third one is calor. Calor means heat. The third sign of inflammation is heat. When you see the inflamed area, you can see you can feel the heat at that site. You compare the inflamed area with the normal skin, and the normal skin is uh, colder than is cold, while the uh, inflamed portion of the big toe is will be mm, warm or heated. These all changes After these all changes, there is fourth sign is dollar, which means pain, and these inflamed areas are painful due to production of prostaglandins, which will be discussed later. And when these all signs are present, leads to loss of function. After these inflammation, tumor, calor, dolor, redness, swelling, heat, and pain, the big toe is unable to perform uh, their normal function, which is loss of function. So these are total 5 signs of inflammation. 4 are rubor, tumor, calor, dolor, and the 5 is loss of function. It redness, swelling, heat, and pain. And now we will discuss the types of inflammation, that is acute and chronic. The acute inflammation is दो टाइप्स हैं इन्फ्लेमेशन की, एक तो एक्यूट है और एक है क्रॉनिक। जो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और रिप्रेजेंट द अर्ली बॉडी रिएक्शन फॉलोड बाय हीलिंग। ठीक है। फिर है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इसकी ड्यूरेशन जो है लॉन्गर देन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एंड causative एजेंट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन से ऑर्गेनिज्म डील नहीं हो रहा होता तो फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो उसको जो है रिप्लेस करती है, और दैट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विल बी will remove the causative agent. फीचर्स जो हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जो है ना हम डिस्कस करेंगे, दोनों अलग अलग।
अच्छा, अब देखते हैं कि पहली चीज़ है फीचर जो हम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में देखेंगे वो है ऑनसेट का, कि दो स्टार्ट कब होती हैं ये चीज़ें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कब स्टार्ट होती है और किस तरह स्टार्ट होती है, ऑनसेट कैसे होता है स्टार्ट होने का, और क्रॉनिक का कब होता है। तो ऑनसेट जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का फास्ट है, मिनट्स और आवर्स में होता है, जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो अ, वो ऑनसेट है वो स्लो है और इट रिक्वायर्ड डेज टू डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। फिर हमारा सेकंड फीचर जो है वो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट है। एक्यूट का सेलुलर इन्फिल्ट्रेट डिफरेंट है, क्रॉनिक का सेलुलर इन्फिल्ट्रेट डिफरेंट है। सेलुलर इन्फिल्ट्रेट जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का है वो मेनली न्यूट्रोफिल है, वाइल जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट है वो मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस है और लिम्फोसाइट्स है। मेन डिफरेंस ये है कि जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी यू विल सी द न्यूट्रोफिल्स मोर, while in chronic inflammation you will see the monocyte, macrophages and lymphocytes in the fluids, in the tissue and in the biopsy specimen. Tissue injury and fibrosis, जो थर्ड फीचर है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, यूजुअली माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो है वो जो फाइब्रोसिस है और इंजरी है वो माइल्ड होती है और सेल्फ लिमिटेड होती है, मतलब वो जैसे ही इंजरियस एजेंट रिमूव होगा द स्किन एंड द टिश्यू बिकम नॉर्मल। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ऑफन सिवियर एंड प्रोग्रेसिव, उसमें जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में टिश्यू इंजरी है वो प्रोग्रेसिव होती है और फाइब्रोसिस भी डेवलप होती है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग इंसल्ट ऑफ द टिश्यू। लोकल एंड सिस्टमिक साइंस जो हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, फीवर, जनरलाइज फीवर होगा और जो है वो बॉडी एक, ये सब चीज़ें होंगी। वाइल इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो these features are not prominent. अच्छा, फिर हमने अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन की है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन की हैं जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की जो कि हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि दो टाइप्स की इन्फ्लेमेशन है, और एक्यूट और क्रॉनिक। और इस एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हमने इंडिविजुअल फीचर्स जो हैं वो ऑनसेट, सेलुलर इन्फिल्ट्रेट, टिश्यू इंजरी, फाइब्रोसिस, लोकल एंड सिस्टमिक साइंस ये डिस्कस किए हैं। अब जो हमारा अब जो चीज़ हम लर्न करेंगे वो ये है कि टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप। अब क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ये इन 5 चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा उसमें ये 5 स्टेप्स जो हैं वो आपको दिखेंगे। अच्छा, इसको रिमेंबर करने का तरीका ये है, रिमेंबर्ड एज 5 R's. You can see that the number 1 is recognition of injurious agent, which is start with R. The 2 is recruitment of leukocyte, which is starting from R. Removal of the agent, starting from R. 4, regulation of the response, control of the response, and 5th is resolution. ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के, जो कि आप रिमेंबर कर सकते हैं 5 आर से, और वन बाय वन एक स्टेप जो है ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो पिक्चर है एडजेसेंट टू द टेक्स्ट, उसमें देखें कि जो माइक्रोब्स हैं, दीज आर नेक्रोटिक सेल्स एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। अब ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो रिकग्निशन बाय टिश्यू रेजिडेंट सेंट्रल सेल्स, पहले रिकग्निशन का प्रोसेस होता है। मास डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस और मास सेल क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि दे के ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर, फॉरेन बॉडी जो है या फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर हो गया है। ठीक है, अब वो बॉडी के अंदर जब एंटर हो जाता है तो
ये मास्ट सेल्स होते हैं, सेंटिनल सेल्स, जो हर टिश्यू में आपके प्रेजेंट होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस। और इन पे पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटर्नल या मतलब आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स। और ये फर्स्ट स्टेप है जो कि रिकग्निशन ऑफ इंजूरियस एजेंट जिसमें होती है। फिर जब ये रिकग्निशन हो जाती है कि भाई हाँ बॉडी के अंदर जो है कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है या ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो वो फिर ये डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल और मास्ट सेल्स जो हैं, वो साइटोकाइंस या मीडिएटर्स जो है ना वो रिलीज करते हैं। अच्छा, ये मीडिएटर्स जो हैं वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप को एक्टिवेट कर देते हैं, विच इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट। मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या करते हैं कि मोनोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट काइंस, प्लेटलेट्स और वेजोडाइलेशन ऑफ द वेसल और इंक्रीज वेस्कुलर परमिटिविटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं। अब रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स क्या होती है कि रिक्रूट जो ल्यूकोसाइट्स हैं मोस्टली तो वेसल्स के अंदर होते हैं और ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। तो क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म वेसल्स से होते हुए वेसल्स के बाहर निकलते हैं और वेसल्स के बाहर निकलते हैं और ये देखें कि ये मैक्रोफेज जो वेसल के बाहर निकला है, उसने वो जो ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई हुआ था एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन उसको इनगल्फ कर लिया है और प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस जो है वो स्टार्ट करके इसको दिस ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया है। अब इस किलिंग के बाद एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स और डेड टिश्यू होंगे। अब क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स के बाद जब ये ल्यूकोसाइट आपकी इंटरस्टिशियल टिश्यू तक पहुंच गए, मतलब वैसे से निकल के थ्रू मीडिएटर्स के इंटरस्टिशियल टिश्यू तक पहुंच गए, अब क्या करेंगे, ये जो ल्यूकोसाइट्स जो हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स जो हैं, ये फैगोसाइट करना शुरू कर देते हैं माइक्रोब्स को। तो ये थर्ड साइन जो है रिमूवल ऑफ द एजेंट जो है वो थ्रू फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। ये हम ये सारे प्रोसेस जो है ना हम डिटेल में सेलुलर इवेंट में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ वन है रेगुलेशन। अच्छा, क्या होता है कि जैसे बॉडी के कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, तो उसको कंट्रोल टर्मिनेट करने के लिए भी जो है आपके पास बॉडी के अंदर सिस्टम होना चाहिए जो उस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करे और टर्मिनेट करे उस प्रोसेस को कि भाई अब हमने ऑफेंडिंग एजेंट जो है वो अपना रिमूव कर दिया है। अब जो है ना इस प्रोसेस की हमें इस पूरे ल्यूकोसाइट्स की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो हमारा नॉर्मल टिश्यू है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। जब ये प्रोसेस रेगुलेशन का हो जाता है तो फिर रेजोल्यूशन रिपेयर का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होता है। ये 5 स्टेप्स हैं: रिकग्निशन ऑफ इंजूरियस एजेंट, recruitment of leukocyte, removal of the agent, रेगुलेशन एंड रेजोल्यूशन। ये 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो समझने की टाइप ऑफ शॉर्ट समरी है कि ये सारे प्रोसीजर जो है ना हम जो है ना पूरी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में इन्हीं रिकग्निशन ऑफ इंजूरियस एजेंट के आसपास घूमते रहेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स के आसपास घूमते रहेंगे, रिमूवल ऑफ द एजेंट के आसपास घूमते रहेंगे और रेगुलेशन और रेजोल्यूशन, जिसमें रेगुलेशन और रिपेयर जो है वो रिपेयर वाले पोर्शन में जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब जो है ना अभी हमने जो है डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़े, उसमें हमने जो है वो एक्यूट और क्रॉनिक टाइप्स पढ़ी और फिर हमने जो है स्टेप्स पढ़े, सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो हैज़ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो है ना इनिशियली जो है वो मतलब ओवरऑल 3 जो पॉइंट्स हैं
इस पे ही जो आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो बेस करती है। सबसे पहले तो जैसे ही इन्फ्लेमेशन होती है तो वेसल्स बिकम डायलेटेड, डायलेटेशन ऑफ वेसल लीडिंग टू इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। अच्छा, वेसल जो है वो जैसे ही आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है और इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है उसका। ठीक है, फिर क्या होता है, इंक्रीज परमिलिबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेस्कुलर इनेबलिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइट टू लीव द सर्कुलेशन। अच्छा, फिर दूसरा स्टेप जो है ना वेसल्स के अंदर ही है। दूसरा स्टेप भी वेसल, ये फर्स्ट स्टेप वेसल में था जिसमें वो डायलेट हुई वेसल। सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इनर लाइनिंग पे, वो क्या करते हैं, उनके दरमियान गैप क्रिएट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर ब्लड फ्लो। फिर इस वेस्कुलर ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है कि द प्रोटीन्स, leukocytes and plasma is coming out from the vessel wall। ठीक है, ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ये हमारे वेस्कुलर इवेंट के पॉइंट्स हैं। ठीक है, दो इवेंट्स होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक तो वेस्कुलर इवेंट है, एक सेलुलर इवेंट है। अच्छा, जो वेस्कुलर इवेंट है उसमें ये दो पॉइंट्स होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। ये दो पॉइंट्स हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि डायलिटेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, वेसल्स की डायलिटेशन कैसे होती है और इंक्रीज ब्लड फ्लो कैसे होता है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलर, ये कि इंक्रीज परमेबिलिटी क्यों हो जाती है वेसल की। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो कि सेलुलर इवेंट में है, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर इसको थोड़ा, इस पे तीन मेजर पॉइंट कंपोनेंट होने की वजह से इसको यहाँ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम माइक्रो सर्कुलेशन, देयर accumulation द फोकस ऑफ इंजरी एंड देयर एक्टिवेशन टू लिमिट द ऑफेंडिंग एजेंट। ये थर्ड पॉइंट है, इसमें होता क्या है, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं आपकी वेसल के ल्यूमेन के अंदर, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, हिस्टोसाइट, वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द वेसल टू द साइट ऑफ इंजरी, और साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच के वो ऑफेंडिंग एजेंट्स को जो है ना वो डाइजेस्ट करके या फैगोसाइड्स करके उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, फिर ये इसकी जैसे अभी मैंने शुरू के दो पॉइंट आपको बताया जिसमें वेस्कुलर चेंजेस आ रही हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डायलेटेशन ऑफ स्मॉल वेसल और सेकंड पॉइंट है इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर। अच्छा, जो फर्स्ट टू पॉइंट्स हैं ये हैं पार्ट वेस्कुलर इवेंट के, ये दोनों जो है वेस्कुलर इवेंट्स के पार्ट है। ठीक है, द सेकंड जो है वो सेलुलर इवेंट है, जिसमें तो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है कि ल्यूकोसाइट्स जो है वो माइक्रो सर्कुलेशन से साइट ऑफ इंजरी पे जो पहुंचते हैं वो है आपका सेलुलर इवेंट। तो आज हम जो है वो वेस्कुलर इवेंट करेंगे और कल हम सेलुलर इवेंट करेंगे। ठीक है, तो वेस्कुलर इवेंट के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है स्टेप्स हैं, जिसमें वेसोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना इस वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर होती हैं। अच्छा, अब क्या है कि इन्फ्लेमेशन जो है एकदम से तो स्टार्ट नहीं हो जाती कि भाई एकदम से जो है वेस्कुलर इवेंट भी हो गया, सेलुलर इवेंट हो गया, और बगैर किसी वजह के जो है कोई भी प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर स्टार्ट नहीं होता। बॉडी के अंदर जो है जैसे ही इन्फेक्टिव एजेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर टॉक्सिन, फंगाई एंड पैरासाइट्स, ये जैसे ही एंटर होंगे द बॉडी रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं
वो सेल मीडिएटेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बॉडी के अंदर मल्टीपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं जो कि टिश्यू को डैमेज करते हैं। जो टिश्यू डैमेज होता है वो इनिशिएट करता है इन्फ्लेमेशन टू रिमूव दैट एंटीजन एंटीबॉडी टू गेट रिड फ्रॉम दैट डैमेज। ठीक है, फिर फिजिकल एजेंट्स हैं जैसे हीट हो गई, कोल्ड हो गई, रेडिएशन हो गई, मैकेनिकल ट्रॉमा है। इन सब में जो है जैसे ही आपको कहीं से हीट ज़्यादा लगती है या कोल्ड या रेडिएशन या मैकेनिकल ट्रॉमा, बॉडी रिएक्ट करती है और इन रेस्पॉन्स टू दीज इंजूरियस एजेंट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स। केमिकल्स में ऑर्गेनिक ऑर्गन पॉइजन्स हैं, फॉरेन बॉडीज़, कोई डस्ट पार्टिकल या स्टोन या कोई थॉर्न पिक वगैरह जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और टिश्यू नेक्रोसिस भी जो है, अगर कोई नेक्रोस सेल है वो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब जो है रिकग्निशन जो है वो हाउ दे रिकग्नाइज्ड जो है बॉडी किस तरह रिकग्नाइज करती है कि ये सेल जो है फॉरेन सेल है और जो है बॉडी को इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। तो होता ये है कि जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं या जो लिम्फोसाइड, हिस्टोसाइड, न्यूट्रोफिल्स, इनकी सरफेस पे जो है पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर जो है ना वो सेल को बताते हैं कि भाई देयर इज ऑफेंडिंग एजेंट है और हमें जो है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, सेल एक्सप्रेस रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ही रिसेप्टर होते हैं और एंडोसोम्स में होते हैं और साइटोसोल्स में होते हैं। मतलब जो आपका इसको सिंपली समझ लें कि मेम्ब्रेन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं साइटोसोल, आपकी जो आपका जो है साइटोप्लाज्म है उसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो आउटसाइड द बॉडी आया हुआ है। और वो क्या करते हैं, इनेबल करते हैं सेल्स टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेडर इन एनी सेलुलर कंपार्टमेंट। किसी भी सेल के किसी एरिया पे भी आके माइक्रोब लगेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये फॉरेन मटेरियल है और ये फॉरेन मटेरियल टू बी हैज़ टू बी रिमूव्ड। दो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, तो दो जो प्राइमरी रिसेप्टर्स हैं वो है टॉल लाइक रिसेप्टर और इन्फ्लेमोसोम्स। अच्छा, जो टॉल लाइक रिसेप्टर है वो उसकी खास कैपेसिटी ये है कि सरफेस पे होता है आपकी सेल की सरफेस पे और माइक्रोबियल सेंसर इसमें लगा होता है। ये यूजुअली प्रेजेंट प्लाज्मासोम एंड एंडोसोम्स, और ये रिकग्नाइज करता है मोस्टली माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर पैथोजेंस। जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ये आइडेंटिफाई करता है और इनको किल करता है जब भी। और जैसे ही ये रिकग्नाइज करता है बैक्टीरिया और वायरस को, ये मल्टीपल मीडिएटर्स जो है वो इन्फ्लेमेशन के वो एक्टिवेट कर देता है। तो ये रिसेप्टर है जो कि आपकी सेल की सरफेस पे होता है। ये इसमें सेंसर्स लगे होते हैं टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया विच एंटर इन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। जो है वो आपका रिसेप्टर है फॉर टिश्यू टू रिकग्नाइज द इन्वेडर। रिसेप्टर है वो इन्फ्लेमेसोम भी, मगर इसकी जो मेन है वो मल्टी प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स है और रिकग्नाइज प्रोडक्ट्स ऑफ डेड सेल। अच्छा, डेड सेल्स को ये जो भी बॉडी के अंदर डेड सेल होते हैं उसको रिकग्नाइज करता है और ये फिर इन्फ्लेमेसोम जो है एक्टिवेट करता है कैस्पेस 1 को, और कैस्पेस 1 एक्टिवेट करता है इंटरल्यूकिन 1 जो कि मीडिएटर ऑफ ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। मतलब इस पूरे इन्फ्लेमेसोम का अगर अगर आप समरी देखें तो ये रिकग्नाइज करता है डेड सेल्स को
और एक्टिवेट करता है ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट जब ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट होती है तो फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉयड डेड सेल्स। और ये ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट जो है वो फैगोसाइटोसिस कराती है और डिस्ट्रॉयड डेड सेल्स। अच्छा, अब जो है ना ये तो हमने स्टिमुलाई इसके अंदर पढ़े, रिसेप्टर्स पढ़े कि भाई ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो है डेड सेल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हमने वेस्कुलर इवेंट स्टार्ट करने से पहले जो है ना ये चीज़ें रिकग्नाइज की कि भाई सेंस कैसे होता है, कॉज क्या है इस पूरे प्रोसेस का, और कौन से इन जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं। इसके बाद है प्रोसेस रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब क्या है कि अच्छा ये क्या होता है कि रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब जो वेस्कुलर इवेंट है ना वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम ये कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन द फ्लो ऑफ ब्लड एंड द परमेबिलिटी ऑफ द वेसल। इसमें होता क्या है कि ब्लड की फ्लो वो इंक्रीज होती है, चेंजेस आती हैं ब्लड की फ्लो के अंदर, और परमेबिलिटी ऑफ द वेसल्स जो है वो इंक्रीज होती है। एक तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, दूसरा क्या हुआ, परमेबिलिटी ऑफ वेसल वो इंक्रीज हो गई। अब the permeability of vessel increase हो गई तो both designed to maximize the movement of plasma protein and leukocyte out of the circulation and into the site of infection or injury। अच्छा, दोनों का जो प्रोसेस है वो दोनों जो है इनफ्लो इन दी फ्लो ऑफ ब्लड और परमेबिलिटी ऑफ द वेसल, वो दोनों इसके अंदर जो है मिल के प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट्स को सर्कुलेशन से इनटू दी साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी पे जो है ना मदद करते हैं पहुंचने में। अच्छा, फिर ये जब ये दोनों ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, परमेबिलिटी वेसल की इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है कि जो इंटरएंथेरियल गैप्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब इंटरएंथेरियल गैप्स बढ़ जाते हैं तो एस्केप ऑफ फ्लूइड होता है, proteins and blood cells from vascular system into interstitial tissue or body cavity is known as exudation। अच्छा, ये जो फ्लूइड और प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो वेसल से हाई इंक्रीज ब्लड फ्लो और परमेबिलिटी ऑफ द वेसल जो है उसकी वजह से आउटसाइड दी वेसल निकलना शुरू हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल टिश्यू में और बॉडी कैविटी में निकलना शुरू हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सुडेशन। अच्छा, एक्सुडेशन जो है वो दो टाइप की है, एक तो एक्सुडेट है और एक ट्रांसुडेट है। अच्छा, ये इसमें आप देखेंगे नॉर्मल वेसल्स में जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो वाटर वेसल के अंदर होता है वो लगाता है, और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन्स प्रेशर लगाते हैं वेसल के अंदर। दोनों जो है वो एक ख़ास किस्म के जो है कंट्रोल्ड जो है ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और जो आउटफ्लो जो वेसल्स के बाहर होता है ना नॉर्मली वो नहीं होता है। इसमें देखें वेसल्स में ब्लड भी वाटर जो है प्लाज्मा भी फ्लो कर रहा है, और उसमें जो है फ्लोटिंग जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो भी फ्लोट कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन वो भी फ्लो कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है नॉर्मल वेसल के अंदर और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, और कोई भी वेसल्स कोई भी फ्लूइड और प्रोटीन्स और सेल्स जो हैं वो आउटसाइड दी वेसल नहीं जाते। अब होता क्या है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन के अंदर, इन्फ्लेमेशन का आप देखें कि इन्फ्लेमेशन में वेसल्स के साथ क्या होता है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि वेसल्स के अंदर जो है ना वेसल डायलेट हो जाती है, और
जो है ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड फ्लो के अलावा ये जो इंटर एंडोथेलियल गैप्स होते हैं उससे प्रोटीन जो है वो आउटसाइड दी वेसल निकल जाता है। ये प्रोटीन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम जो है उनका आउट हो जाता है। तो होता क्या है कि फिर इन्फ्लेमेशन के अंदर प्रोटीन रिच फ्लूइड्स जो है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और सम वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आउटसाइड दी वेसल निकलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो एक्सुडेशन का प्रोसेस है वो जब भी अगर आप इस तरह देखें कि प्रोटीन कंटेंट हाई है और वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स हाई हैं तो आप इसको कंसिडर करेंगे कि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ये भी है ना, आप एसाइटिक फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड की जब आप डीआर करवाएंगे, डिटेल रिपोर्ट करवाएंगे, तो उसमें अगर प्रोटीन कंटेंट्स जो हैं वो हाई हैं और वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हैं और रेड सेल ज़्यादा हैं तो ये दिस इज़ exudate, and most likely the patient is suffering from infection or inflammation in the body. एक्सुडेट की कंपैरिजन में अगर ट्रांसुडेट को देखें तो इसमें होता क्या है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इसमें ट्रांसुडेट के अंदर लो प्रोटीन्स होते हैं और फ्यू सेल्स होते हैं। इसमें देखें कि इंट्राएंडोथेलियल गैप्स जो हैं वो डैमेज नहीं हो रहे। इसमें सिर्फ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है और ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है वो इस ट्रांसलेट में होता ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो इतना नहीं बढ़ता मगर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाता है। और प्रोटीन, ये जो प्रोटीन कंटेंट्स हैं बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी डिजीज़ के अंदर जो है वो लॉस हो जाते हैं, जिसमें एक तो है डिक्रीज प्रोटीन लिवर डिजीज़ के अंदर और किडनी से प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो दूसरी इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलर में होता है ट्रांसुडेट के अंदर। तो ट्रांसुडेट के अंदर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलर में, जिसमें ब्लड जो है वो पुलिंग होनी शुरू हो जाती है आपकी पेरिफेरल ऑर्गन्स में, और उस पुलिंग की वजह से क्या होता है कि इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और जो है फ्लूइड जो है फ्रॉम वेसल टू दी इंटरस्टिशियल टिश्यू जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो ना ये दो डिफरेंस इसका दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो मेन चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन जो है वो लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर होगा और मेनली एल्ब्यूमिन होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है वो कंटेंट जो है वो लो होगा। एज कम्पेयर एक्सुडेट के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा। फिर इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लेस होगी ट्रांसुडेट में, एक्सुडेट में बड़ी भी होगी। अच्छा, स्ट्रॉ कलर होगा ट्रांसुडेट में, येलो टू रेड होगा एक्सुडेट के अंदर। अच्छा, ये जो है इसमें देखिए ट्रांसुडेट में नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। ये आपको हिंट दे देता है, ट्रांसुडेट अगर आपका फ्लूइड है तो it means there is non-inflammatory process there. Maybe it is protein loss from the kidney, from the liver, or there is congestive heart failure, which is not an inflammatory process. While in infection, fluid is always uh, cells have inflammatory cells like lymphocyte, neutrophils, and histiocyte. So the exudate means inflammatory process. अच्छा, अब वेस्कुलर चेंजेस जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं कि वेस्कुलर चेंजेस कौन कौन सी होती है और कैसे होती है। जैसे ही ट्रॉमा होता है या कोई आपको इंजरी होती है तो इमीडिएटली जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है।
नॉर्मल वेसल है, इस वेसल को देखें, ये वेसल जो है वो अपना कैलिबर जो है उसका इंक्रीज हो जाता है। जब कैलिबर इंक्रीज होता है और वेसल डायलेशन होती है तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो वाटर का या प्लाज्मा का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू ऑनकोटिक प्रेशर। जब इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है तो फिर वेसल्स के दरमियान जो है वो इंटर एंडोथेलियल गैप्स होते हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग होती है जिसमें एंडोथेलियल गैप क्रिएट होते हैं और एक्सुडेशन ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड, प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो फ्रॉम द वेसल जो है थ्रू इंटर एंडोथेलियल जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। जब प्रोटीन लॉस होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अंदर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, फिर ये जब लास्ट वाला साइन ये था कि जिसमें फ्लूइड और एक्सुडेशन ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड, इसमें फ्लूइड भी बाहर जाएगा और जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स और जो आरबीसीज हैं वो भी आउटसाइड दी वेसल जाएंगे। अच्छा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो और जो वाटर होता है वो आउटसाइड दी वेसल निकलना शुरू हो जाता है, तो होता क्या है कि ये तो नॉर्मल वेसल है, ये चल रही थी, इसमें आप देखेंगे इसका कैलिबर जो वेसल है, बैकग्राउंड में जो वेसल है इसका कैलिबर आप देखें कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और जो ल्यूमिन है वेसल का वो उसका डायमीटर कम है एज कम्पेयर टू ये आफ्टर इन्फ्लेमेशन की वेसल है और इसका जो डायमीटर है वो डा, ये वेसल जो है वो डायलेटेड हुई हुई है और जो हो क्या रहा है, जब डायलेट होती है और ब्लड जो वाटर जो है वो लॉस हो जाता है फ्रॉम इंट्राएंडोथेलियल गैप से, तो विस्कोसिटी to the vascular dilation and due to fluid loss and vascular dilation increase blood viscosity। आप देखेंगे ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स कि जो ना वो जो मूवमेंट है उसकी वो स्लो हो जाती है और स्लो मूवमेंट की वजह से इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। अब ये स्लो मूवमेंट की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो वेसल्स के अंदर जो है वो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो है वो देखें जमा होना शुरू हो जाता है और स्लो इथेरोसाइड मूवमेंट को जो है इसको हम कहते हैं स्टेसिस। ये जो प्रोसेस है जिसमें जो इथेरोसाइड्स हैं वो वेसल की ल्यूमेन से जो है वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेसिस। अच्छा, फिर ये जो आपके आरबीसीज हैं वो जब क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाते हैं तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो मार्जिनेट कर जाते हैं अराउंड दी एट दी एंडोथेलियम। ठीक है, एंडोथेलियल सरफेस पे जो है ना वो मार्जिनेट करना शुरू कर देते हैं और एक्टिवेशन ऑफ एडिशन और फिर माइग्रेशन थ्रू द वेसल, ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो वेसल है उसका जो काम है वो स्लो मूविंग एथ्रोसाइड स्टेसिस एंड ल्यूकोसाइड मोस्टली न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट अलोंग दी एंडोथेलियम। ल्यूकोसाइड्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स जो है ना एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये देखें आप, ये जो लाइनिंग है ये एंडोथेलियल लाइनिंग है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं आरबीसी सेंटर में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो पेरिफेरी पे लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, जो इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होगी तो आपकी बॉडी में जहाँ जिस जगह इंजरी हुई है वहाँ एडिमा होगा, वहाँ इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे रेडनेस होगी, वहाँ पे जो है पेन होगा। ये होता है जब इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है। अच्छा, 4 मैकेनिज्म हैं, ये 4 मैकेनिज्म हैं। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, इसमें एंडोथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अभी देखेंगे नॉर्मली जो है एंडोथेलियल सेल्स कवर्ड होते हैं वेसल्स में। ठीक है,
वेसल्स जो है वो फ्लूइड और पार्टिकल्स को है ना आउटसाइड दी वेसल्स जाने नहीं देती। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में होता क्या है, जो एंडोथीलियल गैप्स होते हैं बिटवीन टू एंडोथीलियल्स, बिटवीन टू एंडोथीलियल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। देखिए ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से या डैमेज की वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए, और इस कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो फ्लूइड जो है वो आउटसाइड द वेसल वॉल जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो मैकेनिज्म इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, जिसमें वेसल से फ्लूइड आउटसाइड द वेसल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स एक मैकेनिज्म है उसका, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है एंडोथेलियल सेल्स की, और जो फ्लूइड इनसाइड द वेसल है वो जो है वो आउटसाइड दी वेसल वॉल निकल जाता है। सेकंड है डायरेक्ट डैमेज टू एंडोथीलियम। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डैमेज कर देते हैं एंडोथीलियल लाइनिंग को। तो मल्टीपल जो एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, तो फ्लूइड इनसाइड द बॉडी, जिसमें लिम्फोसाइट, हिस्टोसाइट, आरबीसीज और जो है प्रोटीन जो है वो फ्रॉम द वेसल गो आउटसाइड द वेसल। ठीक है। फिर थर्ड वन है एंडोथेलियल इंजरी ड्यू टू ल्यूकोसाइटोसिस। अब क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट जो वेसल्स के अंदर होते हैं वो भी जो है वो जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उस डैमेज की वजह से जो है वो एंडोथेलियल लाइनिंग जो है वो आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है, और इस डैमेज की वजह से फिर जो है ना आपकी जो परमेबिलिटी ऑफ वेसल है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ट्रांससाइटोसिस जो है वो जो है इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्विंग इंटरसेलुलर चैनल्स। और इंटरसेलुलर चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ना वो फ्लूइड और जो है ना फ्लूइड जो है वो आउटसाइड दी वेसल जाता है, और इसमें जो है इंटर इंडिविजुअल गैप्स जो है वो नहीं आपके जो है ना गैप नहीं बढ़ता। तो ये फोर साइंस हैं, मैकेनिज्म है, इसमें इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है और डैमेज टू द एंडोथेलियम होता है। अच्छा, जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं।